जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की गणित चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक को हल कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा है, अपने आप में बहुत ही खास है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत ही धैर्य बना के थम के समझिए। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया है यक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड यहाँ पर है पूर्णांक, यक्स पूर्णांक से संबंधित है और यक्स का मान दिया हुआ है कि यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है। यक्स का मान है यहाँ पर यक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यक्स का मान 0 और 0 से बड़ा है और 12 और 12 से छोटा है। यानी कुल मिलाकर हम लोग कहें यक्स का मान 0 से लेकर 12 तक है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब यहाँ पर दिया है समुच्चय ए से समुच्चय ए में दो संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों संबंध तुल्यता संबंध है। तो कुल मिलाकर इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस पहले वाले को सिद्ध करेंगे कि यह तुल्यता संबंध है, उसके बाद इस रिलेशन को साबित करेंगे कि यह तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का माड 4 का एक गुणज है, ऐसा संबंध दिया हुआ है। ये संबंध तुल्यता है। तुल्यता संबंध साबित करने के लिए हमें सबसे पहले स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। अगर यह रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक साबित हो जाता है तो यह रिलेशन तुल्यता अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो समुच्चय ए बराबर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है यक्स का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है और यक्स का मान 12 और 12 के बराबर है। तो कुल मिलाकर समुच्चय ए में 0 से लेकर 12 तक अवयव हैं। ठीक है, तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में एक रिलेशन पहला वाला यहाँ पर लिख लिए हैं। इसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह तुल्यता है। यहाँ पर दिया है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का माड 4 का गुणज है, ऐसा संबंध है। इस संबंध को हम सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए और बी हैं इन दोनों अवयवों को हम सेम बनाएंगे। सेम किस प्रकार बना सकते हैं, या तो हम ए कामा ए बना दें या तो हम बी कामा बी बना दें। क्योंकि आपको पता है जो स्वतुल्य संबंध होता है उसमें प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ कनेक्टेड होते हैं, स्वयं के साथ संबंधित होते हैं। स्वयं के साथ किस प्रकार संबंधित होंगे वह दिए गए संबंध में प्रतिबंध पर निर्भर करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर समुच्चय ए में से कोई भी अवयव ले उसको स्वयं में से घटा दें, स्वयं में से घटाने के बाद अगर 4 का गुणज मिल रहा है तब वह संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। आप लोग इसे समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक लिखते हैं। ठीक है, स्वतुल्य में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सेम बनाएंगे। या तो हम ऐसे कर दें ए कामा ए दोनों अवयव सेम होंगे, दोनों अवयव सेम हो गए। अब क्या है, यहाँ पर दोनों अवयव स्वयं के साथ कनेक्टेड हैं। जब यहाँ पर दोनों अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो यहाँ भी क्या होंगे, ए माइनस ए होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ बी के प्लेस पर ए रख दिया, यहाँ भी क्या करेंगे, बी के प्लेस पर ए रखेंगे। तो ए माइनस ए का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, 4 का गुणज है। 0 4 का गुणज है। अभी समझते हैं गुणज क्या होता है। 0 4 का गुणज है। तो यहाँ पर देखिए गुणज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ लिखें 4 गुणे 0 बराबर 0 हो गया, 4 गुणे 1 बराबर 4 हो गया, 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 3 बराबर 12 और 4 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 16 हो गए। तो आगे चलता ही रहेगा, लेकिन हमें
इतने में ही समझ में आ जाएगा गुणज होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 में 0 से गुणा किए 0 आ गया, 1 में 4 आ गया, 2 से गुणा किए 8 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे इधर जो भी संख्याएं हैं इसे आप लोग ध्यान से देखिए। अगर ये सभी संख्याएं 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाएंगी तो ये सभी संख्याएं 4 का गुणज कहलाएंगी। 0 4 से विभाजित हो जाएगा तो 0 4 का गुणज है। 4 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 4 का गुणज है। 8 4 से विभाजित हो जाएगा, 8 4 का गुणज है। 12 4 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा तो 12 भी क्या है, 4 का गुणज है। 16 भी 4 से कट जाएगा, ये भी क्या है, 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 4 का गुणज मतलब जो 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चक 16, ये सभी क्या है, 4 के गुणज है। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 4 आ गया, यानी ये 4 का गुणज है 4। 8 4 का गुणज है, 12 4 का गुणज है, 16 4 का गुणज है। इस तरह अनेकों 4 के गुणज मिलेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है। कोई भी संख्या हो, 0 सभी संख्याओं का गुणज होता ही होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। यहाँ पर देखिए दोनों अवयव स्वयं के साथ संबंधित हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a माइनस ए का माड कितना होगा, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, 4 का गुणज होगा कि नहीं होगा, होगा। 0 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ पर a माइनस बी का माड अगर है तो a कामा बी हम लिख सकते हैं। जब a माइनस बी है तो उसको लिख सकते हैं a कामा बी। जब a माइनस ए है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a कामा ए। तो यहाँ पर लिखेंगे a कामा ए बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A। स्मॉल a समुच्चय a से संबंधित है, यानी समुच्चय a में से कोई भी एक अवयव ले उसको स्वयं में से घटाएं। अगर 1 ले लें या 0 ले लें, 1 ले लेते हैं, 1 माइनस 1 का माड कितना आएगा, 0 आएगा। 2 ले लें, 2 माइनस 2 का माड 0, 3 माइनस 3 का माड 0। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध ही ऐसा दिया है a माइनस बी। a माइनस बी यहाँ दिए, ठीक है, लेकिन स्वतुल्य में हम स्वयं में से स्वयं को घटाते हैं। अगर हम स्वयं में से स्वयं को घटाएं, समुच्चय a में जो भी अवयव हैं अगर हम स्वयं में से स्वयं को घटाएं, अगर 4 का गुणज मिल रहा है तब इस संबंध को हम कहेंगे यह स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर देख पा रहे हैं समुच्चय a में जो भी अवयव हैं स्वयं में से घटा रहे हैं, 0 आ रहा है, 0 4 का गुणज है। आपको पता है 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है। जब स्वयं में से स्वयं को घटा रहे हैं तो 0 ही आ रहा है, तो 0 आ रहा है, 0 4 का गुणज है। जब 4 का गुणज है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध, R स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो संबंध दिया हुआ है यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सममित भी देखते हैं, क्या यह रिलेशन सममित है। तो सममित देखते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित में क्या होता है, जैसे अगर a b से संबंधित है तो b भी a से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर मानते हैं, माना a कामा b बिलोंग्स टू R। अभी ये समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों मान रहे हैं। हम मान लेते हैं a कामा b बिलोंग्स टू R।
जब ए कामा बी है तो हम इस प्रतिबंध के अनुसार ऐसा लिख सकते हैं, ए कामा बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का माड 4 का गुणज है, यहाँ लिख सकते हैं ए कामा बी को ऐसा हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी का माड 4 का गुणज है, 4 का गुणज ए माइनस बी 4 का गुणज है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे क्या बन जाएगा, b माइनस ए का माड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। अब b माइनस ए है, ठीक है, ये माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा b माइनस ए का माड 4 का गुणज है, ठीक है। जब यहाँ पर a माइनस बी का माड है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब यहाँ पर b माइनस ए का माड है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, b कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए कामा बी कहाँ से हैं, समुच्चय ए से लिए हैं। इसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम मान लें ए बराबर क्या ले लें, ए बराबर हम ले लेते हैं 1, ए बराबर 1 ले लेते हैं, और बी बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार निकालते हैं ए माइनस बी का माड, उसके बाद b माइनस ए का माड। अगर दोनों तरीके से हमें 4 का गुणज मिल गया तो यह संबंध क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a माइनस बी का माड, तो a के प्लेस पर 1 रखेंगे, b के प्लेस पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस तो पहले से है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, -4 का माड बराबर 4, 4 क्या है, 4 का गुणज है, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 को काट देगा, यानी यह 4 का गुणज है। अब इसका उल्टा देखते हैं हम लोग, b माइनस ए का माड। अब क्या करेंगे, b के प्लेस पर 5 माइनस ए के प्लेस पर 1, कितना आ गया, माड में 4 बराबर 4, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी 4 का गुणज आ गया, यहाँ भी आ गया। a माइनस बी का माड 4 का गुणज आ गया, b माइनस ए का माड भी क्या आ गया, 4 का गुणज आ गया, यानी सही है। अगर a माइनस बी का माड 4 का गुणज है तो 100% b माइनस ए का माड भी 4 का गुणज होगा। ये हमने क्यों बताया, आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए कि कैसे ये काम कर रहा है, कि जब a माइनस बी का माड 4 का गुणज है तो इसका उल्टा b माइनस ए का माड भी 4 का गुणज होगा। जो हमें a मिल गया, देखिए a कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा b कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो यह संबंध हमारा सममित हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देंगे, इसे आप लोग लिख लेना है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। सममित ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम क्या सिद्ध करेंगे, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a कामा बी बिलोंग्स टू आर। जब a कामा बी आर से संबंधित है तो a कामा बी को हम क्या लिख सकते हैं, a कामा बी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का माड 4 का गुणज, a माइनस बी का माड 4 का गुणज है। अब एक बार और हम मान लेते हैं क्या, b कामा सी बिलोंग्स टू आर, b कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग इसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। जब यहाँ पर a माइनस बी का मान 4 का गुणज है, ये जब बाहर आएगा क्या बचेगा, a माइनस बी ही बचेगा, a माइनस बी ही बचेगा। ये भी क्या होगा, 4 का गुणज। a माइनस बी का मान कुछ आएगा, वो क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग मानते हैं b कामा सी, b कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो b कामा सी क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का माड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी लिख सकते हैं, b माइनस सी 4 का गुणज, 4 का गुणज है, ठीक है। इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसा लिखे हैं इस बार, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ते हैं। a माइनस बी प्लस b माइनस सी। जब a माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, और b माइनस सी वो भी क्या है, 4 का गुणज है, तो आगे भी क्या होगा, इन दोनों का योग भी 4 का गुणज होगा। क्यों होगा, अभी हम समझते हैं इसे। 4 का गुणज है। जब यहाँ पर a माइनस बी 4 का गुणज है और b माइनस सी 4 का गुणज है, तब इन दोनों का योग भी क्या होगा, 4 का गुणज ही होगा। मान लीजिए a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी का मान कितना आया है, 4, 8 आया है। a माइनस बी का मान 8 आया है, 8 क्या है, 4 का गुणज है, ठीक है। उसके बाद b माइनस सी का मान कितना आया है, 12 आया है, कितना आया है, 12 आया है। तो 12 भी क्या है, 4 का गुणज है। तब क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जोड़े हम इधर वाला टर्म हमने जोड़ लिया है। अब उधर वाला भी हम जोड़ेंगे, उधर क्या होगा, 8 है, इधर 12 है, तो 12 8 क्या होगा, 20 होगा, क्या होगा, 20 होगा। 20 भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो इसको हम इरेज करते हैं, तो समझाने के लिए बता रहे थे। यहाँ से देखेंगे b और b कैंसिल होगा, बचा क्या, a माइनस सी कामा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। देखिए a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए b माइनस सी को लिख सकते हैं b माइनस सी का माड, a माइनस बी को लिख सकते हैं a माइनस बी का माड। तो a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी का माड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। जब a माइनस सी का माड 4 का गुणज है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a कामा सी बिलोंग्स टू r, यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू a b c जो यहाँ पर लिए हम लोग a b c, ये सब कहाँ से लिए हैं, समुच्चय a से लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब a कामा सी बिलोंग्स टू r मिल गया, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अतः r संक्रामक है, संक्रामक, r हमारा क्या है, संक्रामक है। अब यहाँ पर क्या था, a कामा बी बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर मिल गया था b कामा सी बिलोंग्स टू r। अगर हमें a कामा बी बिलोंग्स टू r से, अगर हमें a कामा बी बिलोंग्स टू r और b कामा सी बिलोंग्स टू r से a कामा सी बिलोंग्स टू r मिल जाता, तो संक्रामक हो जाता। मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो यह रिलेशन क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे यह रिलेशन स्वतुल्य
सममित और संक्रामक तीनों है। अतः हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे R स्वतुल्य सममित स्वतुल्य सममित संक्रामक है। अतः R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। इतना आप लोग ले देंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। इतना आप लोगों को लिखेंगे पूरा सिस्टमेटिक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो पहला रिलेशन था यह तुल्यता संबंध है, इसको हमने साबित कर दिया है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, इसे भी बताना है कि यह तुल्यता संबंध है। चलिए इसके बाद हम लोग इस संबंध को सिद्ध करते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। यहाँ पर लिख लिए संबंध R बराबर, यहाँ लिख लिए हैं समुच्चय ए से समुच्चय ए में यहाँ पर संबंध दिया हुआ, हमें सिद्ध करना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो चलिए हम लोग इसे जल्दी से हल करते हैं, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे A कामा बी सच दैट, A कामा बी का मतलब है A B के बराबर है, A B के बराबर है। इस संबंध को हम क्या सिद्ध करेंगे? स्वतुल्य। स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे? सेम करेंगे, बराबर बनाएंगे। यहाँ क्या कर देंगे? B के प्लेस पर A रख देंगे, तो A कामा A यानी अवयव स्वयं के साथ कनेक्टेड हो गया है। तो यहाँ भी क्या होगा? A बराबर A, A बराबर A। ऐसा हो सकता है, संभव है, कोई भी संख्या स्वयं के समान हो सकती है, स्वयं के बराबर हो सकती है। तो समुच्चय A में जो भी अवयव हैं वो सभी क्या होंगे? स्वयं के बराबर हो सकते हैं। यह पॉसिबल है। जब यह पॉसिबल है तो यह रिलेशन क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर जब B के प्लेस पर A रखेंगे तो A का संबंध A के साथ हो गया, स्वयं के साथ स्वयं का संबंध हो गया। यहाँ पर हमने B के स्थान पर A रख दिया, अब यहाँ पर A कामा A आ गया, तब A स्वयं के साथ संबंधित है, A का संबंध स्वयं के साथ हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा? B के स्थान पर A बराबर A। ऐसा तो संभव हो सकता ना, कोई भी अवयव स्वयं के समान हो सकता है, स्वयं के बराबर हो सकता है। समुच्चय A के अंदर जो भी अवयव हैं वह स्वयं के बराबर हो सकते हैं। 0 0 के बराबर होगा, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, इस तरह जितने भी यहाँ पर संख्याएं सभी स्वयं के बराबर हो सकती हैं। इसलिए ये क्या होगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे A बराबर A। जब A के बराबर है क्या लिख सकते हैं? जब A के बराबर है लिख सकते हैं A कामा A, A कामा A, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। समुच्चय A के अंदर जो भी अवयव हैं वह स्वयं के बराबर हैं, इस प्रतिबंध के अनुसार परिभाषित है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, यह स्वतुल्य हो गया। अब इसके बाद सममित देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? सममित। सममित में क्या है? हम मान लेते हैं A कामा B, माना A कामा B बिलोंग्स टू R। यहाँ पर A कामा B का मतलब क्या है? यहाँ से लिखेंगे A कामा B का मतलब है A बराबर B। A बराबर B। जब A B के बराबर है, B A के बराबर हो जाएगा। A B के बराबर है तो B क्या हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। जब B A के बराबर है तो क्या लिखेंगे? B कामा A बिलोंग्स टू R। A कामा B बिलोंग्स टू R, इसका उल्टा हमें मिल गया B कामा A बिलोंग्स टू R। अतः यह संबंध क्या हो गया? सममित हो गया। जब यहाँ पर देखिए A B के बराबर है तो ऐसा भी संभव हो सकता है B A के बराबर हो जाएगा। जब A B के बराबर है तो B भी A के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः R
अतः आर सममित संबंध है, सममित आर सममित संबंध है। इसके बाद संक्रामक देखते हैं, क्या यह संबंध संक्रामक है? तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए बराबर बी। ए कामा बी का मतलब क्या है? ए बराबर बी। और दूसरी बार मान लेते हैं बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? बी बराबर सी, बी बराबर सी। अब यहाँ देखेंगे ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। ये कहता है बी मैं तुम्हारे बराबर हूँ और तुम जिसके बराबर रहोगे मैं उसके भी बराबर हो जाऊँगा। ये क्या कहता है? ये कहता है बी मैं तुम्हारे बराबर हूँ और तुम जिसके बराबर रहोगे मैं उसके भी बराबर हो जाऊँगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए बराबर सी मिल जाएगा, ए बराबर सी मिलेगा। यहाँ लिखेंगे ए बराबर सी। जब ए बराबर सी मिल गया तो यहाँ से हम लिखेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध है। आर संक्रामक संबंध है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अभी तो सतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध किए हैं। तुल्यता के लिए थोड़ा सा हम लोग शब्द यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आर सतुल्य, सममित, संक्रामक है, संक्रामक है। अतः आर तुल्यता संबंध है। आर कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। आर तुल्यता संबंध है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन थे, 2 संबंध थे, तो दोनों को हमने सेपरेटली सॉल्व किया है, अलग अलग हल कर लिया है। तो दोनों संबंध को हमने सिद्ध कर दिया कि तुल्यता संबंध है। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से समझ गए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। हमें उदाहरण बनाना है। इस तरह के कितने उदाहरण कुल बनाने हैं? 5 उदाहरण बनाने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें किस किस प्रकार का उदाहरण बनाना है। पहला कैसे बनाना है? हमें ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो केवल और केवल सममित हो परंतु न स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। इसी तरह दूसरा दिया है संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न सममित हो। ऐसे हमें बनाना है। तो आप लोग अपने मन से ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो चलिए कुछ हम यहाँ पर बनाते हैं। तो मान लेते हैं जो संबंध है वह ए से ए में परिभाषित है। तो समुच्चय ए यहाँ पर लिए, समुच्चय ए में 1 से लेकर 4 तक के अवयव हैं। तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में एक ऐसा संबंध हम सब बनाएंगे जो केवल और केवल क्या हो? सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक न हो। ऐसा संबंध हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए पहला बनाते हैं। हम संबंध कैसा बनाएंगे? जो केवल सममित हो। ठीक है, तो बनाते हैं। यहाँ पर बनाते हैं 1 कामा 2 ले लिए। अब इसका उल्टा मिल जाए तो ठीक है, 2 कामा 1, ये क्या हो गया? सममित हो गया। लेकिन अभी हमें क्या बनाना है? स्वतुल्य न हो और संक्रामक न हो। स्वतुल्य कब नहीं होगा? जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव आर के अंदर नहीं होगा, यानी 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 नहीं होगा। इनमें से एक भी छूट गया तो तब भी स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम केवल और केवल क्या लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, 2 कामा 2, 2 कामा 2।
अब यहाँ पर देखेंगे यह रिलेशन केवल और केवल सममित है। 1,2 इसका उल्टा 2,1 मिल गया, ये क्या है? सममित है। यहाँ पर देखेंगे 2,2 मिला, 1,1 3,3 4,4 नहीं मिला, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1,2 2 पर अंत हो गया, 2 से शुरू होने वाला ए है, तो 2 और 2 को हटाया, 1 और 1 को मिलना चाहिए था, 1 और 1 नहीं मिला, इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बनाते हैं। संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न सममित हो। तो संक्रामक बनाना बहुत ही आसान है, केवल और केवल संक्रामक बनाना बहुत ही इजी है। जैसे मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 2,4 ले लेता हूँ, 2,4। यह 2,4 क्या है? संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 4,4 आर के अंदर नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। 2,4 इसका उल्टा 4,2 नहीं है, लेकिन संक्रामक है। 2,4 यहाँ है, 4 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए संक्रामक है। 4 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म इस प्रकार होता, अगर मान लीजिए 4,3, तो 4 से अंत हो गया, 4 से शुरू होने वाला मिल गया। अब 4 और 4 को हटाते 2,3 मिलना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तब दिक्कत होता। अभी तो यहाँ इतना ही है, अब इसकी वजह से आगे डिस्टर्बेंस होने ही वाला नहीं है, इसलिए यह संबंध क्या है? संक्रामक है, स्वतुल्य और सममित नहीं है। अब इसी तरह क्या बनाएंगे? तीसरा बनाएंगे। तीसरा क्या बनाएंगे? स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य हो और सममित हो। स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो बना देते हैं तीसरा वाला, R = तो स्वतुल्य के लिए इतना जरूरी है, 1,1 2,2 3,3 4,4, ये स्वतुल्य हो गया। अब क्या बनाएंगे? सममित। सममित के लिए 1 2 ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 1,2, इसका उल्टा 2,1। अभी तो सममित है, ठीक है, चल रहा है। अब इसके बाद क्या ले लेते हैं हम सब? यहाँ से ले लेते हैं 2,3, एक बार ले लेते हैं 3,2, 2,3 3,2 उल्टा मिल रहा है, सममित है। एक और ले लेते हैं, क्या लेते हैं? एक और ले ले, क्या? 3,4, इसका उल्टा 4,3, अभी तो सममित है। अब इतना पेड़ हमें मिल गया है, अब क्या इसकी सहायता से हमें संक्रामक मिल जाएगा? यहाँ पर क्या बोला है? स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो जो स्वतुल्य है उसे लेकर हम संक्रामक नहीं चेक करेंगे, इसको लेकर चेक करेंगे। जो स्वतुल्य नहीं है उसको लेकर संक्रामक चेक करेंगे, जो स्वतुल्य है उसको लेकर संक्रामक चेक करेंगे, मिल ही जाएगा। तो इसको लेते हैं हम लोग। देखिए 1,2, तो 2 और 2 को हटाया, 1,1 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2,3 है, 3 पर अंत हो गया, 3 से शुरू होने वाला है, तो 3 और 3 को हटाया, 2,2 मिल गया, 2,2 है, चलेगा। अब इसको लेते हैं 3,4 को, तो 4 और 4 को हटा दिया, 3,3 है, मिल गया, तो चलेगा। इसके बाद और लेते हैं इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इसको और इसको। यहाँ देखेंगे 4,3 है, 4,3 3 पर अंत हो गया। अब 3 से शुरू होने वाला ए है, 3 से शुरू होने वाला ए है, 3,2, 3 और 3 को हटाएंगे, 4,2, क्या 4,2 यहाँ पर है? 4,2 इस संबंध के अंदर नहीं है, इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक नहीं होगा। तो क्या क्या हो जाएगा? स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, क्योंकि 4,3 और 3,2 से हमें 4,2 नहीं मिल पाएगा, 3 और 3 को हटाएंगे, 4,2 मिलना चाहिए, तो 4,2 है ही नहीं, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो क्या है? सममित है और स्वतुल्य है। अब चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या बोला है? चौथा वाला कहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। स्वतुल्य हो, तो स्वतुल्य के लिए हमें आर के अंदर क्या क्या चाहिए? समुच्चय ए के सभी अवयव
स्वयं से कनेक्टेड होने चाहिए। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 स्वतुल्य है, स्वतुल्य हो गया। अब क्या है, संक्रामक। संक्रामक हो लेकिन सममित न हो, सममित ना हो। तो एक ले लेते हैं 1, 2, 1, 2 बस 1, 2, 1, 2 है, 2, 1 नहीं है तो सममित होगा ही नहीं। 1, 2 है, 2, 1 मिलना चाहिए तभी सममित होगा, लेकिन संक्रामक है। देखिए 1, 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, यहाँ पर है 2, 2 और 2 को हटाएंगे, जैसे 1, 2 यहाँ पर है, 2 से शुरू होने वाला कोई है तो 2 और 2 को हटा देंगे, 1, 2, 1, 2 यहाँ पर है, इसलिए यह संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है। अब इसके बाद पांचवा हम उदाहरण लिखते हैं। पांचवा हमें किस प्रकार का उदाहरण बनाना है, पांचवा हमको बनाना है सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। क्या हो, सममित हो और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो लोग इसे बनाते हैं हम लोग। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम लोग बनाएंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर बना लेते हैं 1, 2 ले लेते हैं, 1, 2 तो इसका उल्टा मिलना चाहिए 2, 1, 2, 1। उसके बाद एक और ले लेते हैं 1, 1। ये क्या है, सममित तथा संक्रामक है। तो देखेंगे किस प्रकार ये सममित और संक्रामक है। 1, 2 इसका उल्टा मिलना चाहिए 2, 1 यानी सममित हो गया, सममित हो गया। संक्रामक देखिए 1, 2, 2 से शुरू होने वाला कोई और है, यहाँ पर है तो 2 और 2 को हटा दिया, 1, 1 मिल गया, इसलिए यह क्या है, संक्रामक है। 1, 1 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4 आर के अंदर नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। इस तरह आप लोग अनेकों ढेरों सारे इस तरह एग्जाम्पल बना सकते हैं जो यहाँ पर सममित हो परंतु न स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। इस पर आप अनेकों उदाहरण बना सकते हैं। इस पर भी अनेकों उदाहरण है। हो सकता है आपकी किताब में मैच न करें, क्योंकि इस तरह के अनेकों संबंध बन सकते हैं। इस तरह के अनेकों संबंध बन सकते हैं जो संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न सम्मित हो। अनेकों एग्जाम्पल बन सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपकी किताब में है वही मैच करें, आप खुद से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझ गए होंगे।